नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार जीजीएन रैंकर्स एकेडमी पर। हम पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं और उसमें हमने कुछ सेंटेंस भी बताए। आज सेंटेंस का दूसरा भाग हम लेके चलेंगे, जिसको अच्छी तरह से हमें समझना है। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कूल एवं इंटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आइए देखते हैं। सेंटेंस पार्ट 2 हम इसको विभाजित करके दूसरे पार्ट में इसको बता रहे हैं, जिसमें हम जो 5 प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं, उनसे अलग जो वाक्य होते हैं, उसको हम इसमें बताएँगे। आइए देखते हैं। सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहले हमने पढ़े थे सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस या मीनिंग। अब हम स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर वे वाक्य होते हैं जो संरचना के आधार पर होते हैं, कि वाक्यों का जो गठन है, जो बनावट है, वो उनके बनावट के आधार पे है। तो उस संरचना के आधार पे हम वाक्यों को देखते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हमने मीनिंग के आधार पर बताया था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब दोनों का हमें थोड़ा अंतर समझ लेना है कि 5 प्रकार के वाक्य कौन-कौन से कैसे हैं और ये 3 प्रकार के वाक्य क्या हैं। इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, जो पहला इसका प्रकार है वो सिंपल सेंटेंस है, जिनको हम साधारण वाक्य कहते हैं। और जो दूसरा है वो कंपाउंड सेंटेंस। दूसरे प्रकार के वाक्य जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं हिंदी में। इन तीनों प्रकार के वाक्यों को हम एक-एक करके समझेंगे और इन पे हम थोड़ा-सा इस बात का ध्यान देंगे कि जो दिए हुए वाक्य हैं, वो वाक्य हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है कि वाक्य स्ट्रक्चर के आधार पर ये 3 वाक्यों में से किस प्रकार का वाक्य है। पहला सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो मुख्य इसके अंदर जो बातें हैं, वो हमें बहुत ध्यान से देखनी है। सिंपल स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। जो हमारी सिंपल स्टेटमेंट होती है, अर्थात जो साधारण कथन होता है हमारा, उसको ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में इट हैज़ ओनली सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। इस प्रकार के वाक्यों में हमें केवल एक ही कर्ता मिलता है, एक ही सब्जेक्ट होगा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और एक ही वर्ब मिलेगी। वही वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाएँगे। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है, आई कैन टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। दूसरा दिया हुआ है, यू आर हैप्पी। तुम खुश हो। तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। और एक तीसरा वाक्य दिया हुआ है, दे वर प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे थे। तो
इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, जिनमें केवल एक ही क्लॉज़ होती है। और ये जो नोट वाली जो बातें हैं, वो विशेष रूप से हमें ध्यान में रखनी है। इट हैज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज़। अब ये इंडिपेंडेंट जो क्लॉज़ होती है, वो क्या होती है? ये उपवाक्य होता है क्लॉज़। तो इसमें इंडिपेंडेंट वाला जो होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र क्लॉज़ होती है। यानी स्वतंत्र वाक्य होता है, उपवाक्य जिसको कहते हैं। तो उस वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में हमें ये 2 बातें, 3 बातें याद रखनी है कि ये साधारण कथन होता है और इसमें सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब होती है। और इस प्रकार के वाक्यों में जो क्लॉज़ जो होती है, वो वाक्य जो होता है, वो हमारा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लॉज़ होती है। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। इनमें जो प्रमुख पॉइंट हैं, वो है इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज़ एंड अदर कोऑर्डिनेट क्लॉज़। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ों को समझ लें, जो इन वाक्यों में क्लॉज़ जो आती हैं, वो क्लॉज़ क्या हैं? तब हम इनका जो विभिन्नता है, वो इनकी विभिन्नता को हम समझ पाएँगे। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, उनमें एक तो कोऑर्डिनेट क्लॉज़ होगी और एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज़। और प्रिंसिपल क्लॉज़ जो होती है, उसको हम कहते हैं प्रधान प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। और जो दूसरी क्लॉज़ है कोऑर्डिनेट, वही जो क्लॉज़ होगी, वो होगी हमारी स्वतंत्र। इसमें भी स्वतंत्र क्लॉज़ होती है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज़ कहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य। तो ये हमारे 2 क्लॉज़ होंगे इनमें, और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। लेकिन एक प्रधान उपवाक्य होगा, जिसको हम मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं, और एक जो होगा, वो हमारा स्वतंत्र उपवाक्य होगा। इन दोनों ही वाक्यों का जो सेंस निकलेगा, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इनमें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इट हैज़ मोर सब्जेक्ट एंड मोर वर्ब देन वन। मतलब इनमें जो वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, वो एक से अधिक होंगे। जब 2 उपवाक्य हों या 2 से अधिक उपवाक्य हों, तो उनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी 2 से अधिक होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इट जॉइन्स विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो क्लॉज़ होंगे, वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, तब ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ही इज़ पुअर, स्टिल ही इज़ ऑनेस्ट। अब ये 2 क्लॉज़ दी हुई हैं। ही इज़ पुअर एक क्लॉज़ हुई, और एक क्लॉज़ हमारा ये हुआ, ही इज़ ऑनेस्ट। और इसको जोड़ने वाला जो कंजंक्शन आया हुआ है, वो स्टिल आया हुआ है, जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से 2 क्लॉज़ जोड़ करके बनाया गया वाक्य जो है, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसे ही दूसरे वाले वाक्य में, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। पहला क्लॉज जो दिया हुआ है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें पहला क्लॉज है वर्क हार्ड, तो ये कह रहा है कि कठोर परिश्रम करो। दूसरा क्लॉज कह रहा है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन दोनों को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन आया हुआ है, वो आया है अदरवाइज, अन्यथा। तो ये जो अन्यथा
अर्थ दे रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों ही क्लॉज समान हैं। अगर एक को हम कह दें तब भी अर्थपूर्ण है कि कठोर परिश्रम करो, या दूसरी वाली क्लॉज को कह दें कि तुम फेल हो जाओगे, तब भी अर्थपूर्ण दे रहा है। तो इस तरह से दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अदरवाइज का यूज किया गया है। इस तरह से इन वाक्यों में ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही जोड़ी जाती है। इसके नोट में जो दिया हुआ है वो भी हमें ध्यान रखना है। इसमें दिया हुआ है इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। ये जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शन हैं, इन वाक्यों को जोड़ने के लिए इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरह से ये सारे जो कंजंक्शंस दिए हुए हैं वो सभी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसमें एंड है, एज वेल एज है, अदरवाइज, नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट आल्सो। ये जॉइंट में हैं, दो कंजंक्शन इकट्ठे होकर एक साथ ही प्रयोग होते हैं। नाइदर, डॉट डॉट, नॉर, ये भी एक साथ ही प्रयोग होते हैं। बोथ, डॉट डॉट, एंड, yet, but, still, for, therefore और so, ये कंजंक्शन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इन कंजंक्शंस को हमें याद रखना है। अगर इन कंजंक्शंस के माध्यम से कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो वाक्य हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाला कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हमारे इन कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़े जाते हैं, तब वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हमारा तीसरा प्रकार है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और हमारे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो कोर्स में जो भी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए जो ट्रांसलेशन दिया जाता है, ज़्यादातर इन्हीं सेंटेंसेस का आता है, जिनमें हम सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा, लेकिन ये कंजंक्शंस अगर याद हैं, ये सेंटेंस अगर याद हैं, तो वो सेंटेंस बहुत ही सरल हो जाते हैं। इसके लिए दिया हुआ है यहाँ, इट है, इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड अदर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये वाक्य जो होंगे कॉम्प्लेक्स, वो दो क्लॉज कम से कम उसमें आएंगी, जिनमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज ही मुख्य है जो आएगी, और जो दूसरी क्लॉज होगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कंपाउंड सेंटेंस में होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इन क्लॉजों को हमें ध्यान रखना है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है, इट हैज़ मोर सब्जेक्ट एंड वर्ब देन वन। जैसे कंपाउंड सेंटेंस भी एक से अधिक सब्जेक्ट या क्रियाओं से मिलकर के बनता है, वैसे ही ये भी एक से अधिक सब्जेक्ट इसमें दिए जाएंगे और एक से अधिक वर्ब दिए जाएंगे। इट जॉइंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो वाक्य होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। तो हमें इन कंजंक्शंस को बहुत विशेष याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला हमारा कंपाउंड सेंटेंस है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये दो उपवाक्य दिए हुए हैं। यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसमें इफ जो कंजंक्शन दिया हुआ है, ये इफ कंजंक्शन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऐसे ही दूसरे वाले में दिस इज द बॉय हु मेट मी,
यह वही लड़का है जो मुझे मिला था। अब इसमें हु शब्द आया हुआ है, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये दोनों क्लॉज जुड़ी हुई हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो अ, आते हैं क्वेश्चन वर्ड, वो अर्थ अलग प्रकार से निकालते हैं। इसका अर्थ यहाँ हु का जो होगा, कौन नहीं होगा। ऐसे ही तीसरे वाले में ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ बिकॉज जो आया हुआ कंजंक्शन है, वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से जो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब इनमें दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, उनका प्रयोग किया जाएगा। तो पहला दिया हुआ है इसमें ऑल क्वेश्चंस वर्ड। अब ऑल क्वेश्चन वर्ड में जैसे जितने भी प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, उनको लिया जाता है। उनके क्वेश्चन में तो अलग अर्थ आते हैं, लेकिन इनके यहाँ क्लॉज में अलग प्रकार के अर्थ होंगे। जैसे यहाँ हु का अर्थ आया हुआ है, तो क्वेश्चन में तो इसका कौन होगा, और कौन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन क्लॉज के लिए इसका अर्थ हु का जो होगा, वो होगा जो। तो जो जब अर्थ आएगा इसका, इनको हम कहते हैं जकारवाचक। इनको संस्कृत की भाषा में जकारवाचक भी कह देते हैं, जकारवाचक। तो जकारवाचक के रूप में अगर प्रश्नवाचक शब्द का हिंदी आया हुआ है, तो वो हमारा कंजंक्शन है। और अगर ककारवाचक रूप में आया हुआ है, का से ही उसकी हिंदी आ रही है, तो वो क्वेश्चन वर्ड है, तो वो हमारा कंजंक्शन नहीं है। इसकी एक और हिंदी निकलती है, वो होती है कि कौन। कि कौन भी कंजंक्शन का ही काम करेगा। ये भी ककारवाचक होता है, लेकिन इसमें के साथ आएगा। तो के साथ आता है, तब भी ये कंजंक्शन ही कहलाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जिसको क्वेश्चन वर्ड को लेंगे, वो जा से अगर हिंदी दे रहा है, तो वो हमारा जकारवाचक कहलाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। और अगर का से हिंदी दे रहा है, जैसा उसका होता है, तो वो फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो क्लॉज नहीं कहलाएगा उसमें, तो वो अलग प्रकार का वाक्य ही होगा। तो इस तरह से इसके जो कंजंक्शन जितने भी होंगे, ऑल क्वेश्चन वर्ड्स जो दिया हुआ है, वो ककारवाचक और जकारवाचक दोनों में आएंगे, लेकिन ककारवाचक में वो हमारा के साथ बोला जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अलग दिए हुए हैं, तो दैट है, दैट का अर्थ भी वह नहीं होगा, दैट का अर्थ भी जो से होता है। इफ यदि होता है, बिकॉज क्योंकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, अनटिल जब तक, सिंस भी जो देता है अर्थ, वो बिकॉज वाला ही देता है। और जब तक, एज भी बिकॉज की तरह यूज किया जाता है। एज सुन एज, एज सुन एज, ये तीन शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है एज सुन एज। तो ये भी इसी तरह से जितना उतना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नो सूनर, और इसके बाद बीच में कहीं कुछ सेंटेंस के पार्ट रह जाते हैं, वो आ जाते हैं, उसके बाद देन का यूज किया जाता है। और सो का अर्थ इसलिए हो जाता है, और सो दैट एक साथ अगर लिखा जाता है, तो ता के अर्थ देता है। तो सो अलग भी आ जाता है, लेकिन सो अलग आएगा तो कंपाउंड सेंटेंस, और अगर सो दैट एक साथ प्रयोग होगा, तो उसका अर्थ ताकि हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ऑल्दो, दो, इनका दोनों का एक ही अर्थ होता है, यद्यप। बिफोर, आफ्टर हम सेंटेंसेस में पढ़ते ही हैं, पहले और बाद के अर्थ में, एटसेट्रा। इस तरह से ये
कंजंक्शन इन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और तब हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं वो हमारे कंजंक्शन हमें ध्यान में रखने हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार के वाक्य जो हमारे स्ट्रक्चर के आधार पे हैं, उनको हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है। और इसको हम जो दिए हुए इनके कंजंक्शंस हैं, उनको अच्छी तरह से मेमोरेबल करेंगे और तब हम वाक्यों को पहचान पाएँगे कि ये इस प्रकार का वाक्य है। इस तरह से दोनों ही प्रकार के वाक्य चाहे वो सेंस के आधार पर हों, मीनिंग के या फिर स्ट्रक्चर के आधार पर, हमें दोनों को ही अच्छी तरह से समझ लेना है और इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक हम लाएँगे, आप उसको देखेंगे और कोर्स में हम फिर प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले इन चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। धन्यवाद।